हाँ जी, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जुड़ते हैं फटाफट से आप। कल थोड़ा टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई थी, वो स्टार्टिंग में आती है क्योंकि यूट्यूब चैनल वहाँ से हमें एक्सेस करना पड़ता है। तो आगे ट्राई करेंगे दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत इन केस होनी नहीं चाहिए, अगर आज होती है तो फिर उसे किसी भी हालत में आज हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट आप बनाए रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बस गारंटी के बाद हमने बेलमेंट भी किया। बेलमेंट को हम फिनिश कर रहे थे, फिनिश करने से पहले ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आ गई तो हम उसे नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सर फटाफट से। आपका बेलमेंट में कुछ चीज़ें बाकी है। बेलमेंट में मोटा मोटी मैंने आपको ये बता दिया था, राइट्स एंड ड्यूटीज, आपको याद होगा शायद। राइट्स एंड ड्यूटीज मैंने आपको बता दी थी, एक बार अगर रिवाइज करना चाहें तो बेली की ड्यूटीज क्या होंगी, फटाफट से आपसे मुझे चाहिए। बेली की ड्यूटीज क्या होंगी? बेली की ड्यूटीज है कि वो गुड्स को रिटर्न करेगा। बेली की ड्यूटीज है कि वो बेसिकली टेक केयर करेगा, मिक्स नहीं करेगा, कोई नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेली बियर करेगा इन द केस ऑफ एनजीबी, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। याद करें, मैंने आपसे कहा था ग्रेचुइटस बेलमेंट में सारे के सारे खर्चे कौन बियर करता है? ग्रेचुइटस में बेलर, ठीक है ना। तो ये सारी बेली की ड्यूटीज से। अच्छा, बेलर की ड्यूटी क्या है? बेलर ने एक्सपेंसेस बियर करने हैं, बेलर ने चार्जेस आपके पे करने हैं, बेलर आपको डिफेक्ट के बारे में बताएगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां बेलर की हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब आगे बढ़ते हैं। बेलमेंट में ज्यादा कुछ बचा नहीं है बेटा, बेलमेंट में थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, वो डिस्कस करने वाली हैं। बेलमेंट में एक टॉपिक बचा हुआ है, अगर आप देखें तो फाइंडर ऑफ गुड्स। ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या बोलता है, देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स? आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपको एक घड़ी पड़ी हुई मिलती है, आप घड़ी को देखते हैं और ह्यूमन नेचर, आपने घड़ी को उठा लिया। जैसे ही आप घड़ी को उठाएंगे, जैसे ही आप घड़ी को उठाएंगे, आप फाइंडर बन जाओगे। अगर आपने वॉच देखी और वॉच को पड़े रहने दिया, आपने उसे उठाया नहीं, तो आप फाइंडर नहीं कहलाओगे। फाइंडर कब कहलाओगे? जब आपने अपनी कस्टडी में उसको ले लिया। जैसे आप कस्टडी में लोगे, आप बेसिकली फाइंडर बन जाओगे। तो सर, फाइंडर की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या राइट्स हैं? देखिए, जहां तक ड्यूटीज की बात है फाइंडर की, सबसे पहले ड्यूटी है फाइंडर की, फाइंडर ओनर को ढूंढेगा। फाइंडर ओनर को ढूंढेगा, वो उसकी ड्यूटी है। फाइंडर ओनर मिलता है तो उसे उसके गुड्स वापस करेगा, और जब तक ओनर नहीं मिलता, गुड्स की टेक केयर करेगा, गुड्स को संभाल के रखेगा, गुड्स को मिक्स नहीं करेगा। फाइंडर की 5 ड्यूटीज हैं, 5। ओनर को ढूंढने की, गुड्स को वापस करने की, टेक केयर करने की, नॉट टू यूज द गुड्स। वहां पड़ा था बेलमेंट में, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, यहां पे यूज ही नहीं कर सकता, ध्यान रखना, नॉट टू यूज द गुड्स, ठीक है ना। और दूसरा है, आप मिक्स नहीं करेंगे, टेक केयर करेंगे, ठीक है। 5 ड्यूटीज हैं फाइंडर की। अगर आप देखें, यहां सारी की सारी ड्यूटीज लिखी हुई हैं, आप पढ़ते हुए जा सकते हैं। जहां तक फाइंडर के राइट्स की बात है, फाइंडर के पास मोटा मोटी बात करें 3-4 राइट्स हैं। सर, जो भी खर्चे फाइंडर करेगा, खर्चे किन चीजों के ऊपर करेगा? देखें, फाइंडर खर्चे करता है 2 तरह के। या तो फाइंडर खर्चे करेगा ओनर को ढूंढने के लिए, या वो खर्चे करेगा गुड्स को संभाल के रखने के लिए। ओनर को ढूंढने के लिए, गुड्स को संभाल के रखने के लिए, ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। और उन खर्चे को आप बोलते हैं, उन एक्सपेंसेस को आप बोलते हैं लॉफुल चार्जेस। क्या बोलते हैं आप उसे? लॉफुल चार्जेस। तो एक एक पैसा जो फाइंडर ने खर्च किया है, वो ओनर से रिकवर कर सकता है, ध्यान रखना। एक एक पैसा जो उसने खर्च किया, वो रिकवर कर सकता है। किससे? ओनर से। आपके पास राइट है ओनर से रिकवरी करने का, आप ओनर से रिकवरी कर सकते हैं उस केस में। अच्छा, ओनर आपके एक्सपेंसेस नहीं देता आपको, आपने यार 15,000 रुपए खर्च कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 60,000 का फोन था, वापस करने के लिए 15,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। आप गए उसके पास, उसने आपने कहा जी 15,000 रुपए, तो उसने कहा मैंने कोई ऑफर दिया था क्या आपको? मैं तो आपके पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, अगर फाइंडर आपके पैसे नहीं देता, अगर ओनर आपके पैसे नहीं देता है, क्या ओनर के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएंगे? द आंसर इज बिग नो। आप केस फाइल नहीं कर सकते ओनर के अगेंस्ट, ध्यान रखिए। हां, अगर ओनर ने खुद ऑफर दिया होता, एडवर्टीजमेंट दिया है, जनरल ऑफर, याद करें कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बचपन में पढ़ा हो, छोटे छोटे बच्चे थे आप तब, ठीक है। अब तो ड्रीम इलेवन में पैसा लगाने वाले बन गए हो आप। नाम नहीं लूंगा ड्रीम इलेवन का, पिछली क्लास में नाम लिया, सारी वीडियो बंद हो गई यार, पता नहीं बच्चे शराब दे रहे हैं बैठ के ड्रीम इलेवन के नाम पे, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि फाइंडर की ड्यूटी थी कि उसने 5 चीजें करनी थी। राइट ये है कि यार जो भी पैसा खर्च किया उसे रिकवर करें आप।
अगर वो पैसा नहीं देता आपका तो केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, केस फाइल एक केस में कर पाएंगे, जब उसने बोला कि वो रिवॉर्ड मनी पे करेगा और रिवॉर्ड मनी पे नहीं कर पाता तो आपके पास राइट, आप केस फाइल कर सकते हैं। इतना क्लियर है। दूसरी बात ध्यान रखें, सेकंड पॉइंट, जब तक आपके पैसे आपको नहीं मिलते, जब तक आपके पैसे आपको नहीं मिलते तब तक आप उन गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। और अगर उसने पैसे देने से ही मना कर दिया तो गुड्स को अपने पास रख लें, वो राइट ऑफ लीन आपके पास है, वो राइट ऑफ लीन आपके पास है। ठीक है ना। तो क्या क्या राइट है भाई, फटाफट से बताओ। पहला राइट है, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे आप राइट ऑफ लीन यूज कर सकते हैं, गुड्स को अपनी पोजीशन में रख सकते हैं, आपके पास राइट है। ठीक है ना। आप लेकिन केस फाइल नहीं कर सकते ओनर के ऊपर, लेकिन मैंने बताया था एक सिचुएशन में आप केस फाइल कर सकते हैं, अगर उसने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया होगा लॉस गुड्स के लिए तो आपके पास राइट है केस फाइल करने का, आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। राइट ऑफ सेल, राइट ऑफ सेल चार केस में वो गुड्स को सेल कर सकता है, उसके पास राइट है इन 4 केसेस। ओनर मिला ही नहीं रीजनेबल सर्च करने के बाद भी। रीजनेबल सर्च का मतलब क्या है भाई, आपको घर के नीचे मिला, आप ऑफिस तक गए, आपको मिला नहीं, आपने कहा मैंने बहुत ढूंढा वो मिला ही नहीं मुझे। तो सर ऐसा नहीं है, रीजनेबल सर्च करना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल सर्च? थोड़ा बहुत रीजनेबल प्रयास करें, ऐसा भी नहीं कि झोला लेके आप निकल गए बोले सुबह शाम जीवन का एक ही काम है बस ओनर को ढूंढूंगा मैं। तो सर ऐसा नहीं होगा, रीजनेबल सर्च करिए। अगर रीजनेबल सर्च करने के बाद भी ओनर नहीं मिलता तो गुड्स को बेच दीजिए। दूसरा, सेकंड पॉइंट, ओनर मिलता है लेकिन एक्सपेंसेस देने से मना करता है आपको, गुड्स को बेच दें आप। तीसरा, अगर 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 एक्सपेंसेस 2/3 या उससे ऊपर के हो चुके हैं, 2/3 या उससे ऊपर के, फॉर एग्जांपल 60,000 का फोन है, आप 40,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, 45,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो ऐसा हो सकता है 2-4 लाख रुपए खर्च कर दो आप। फ्लाइट से जा रहे हो और मतलब कैब भी बिल्कुल एकदम प्राइम ले रहे हो, सेडान मिडान सब एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो आपने कहा पैसे तो सारे के सारे मिल ही जाएंगे और फॉर एग्जांपल 60,000 का फोन था, 50,000 रुपए खर्च कर चुके हो, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो लग रहा है 2-4 लाख रुपए खर्च कर दोगे। सरकार कहती है रुक जा बेटा, अगर गुड्स की वैल्यू के 2/3 या उससे ऊपर खर्चे आप कर चुके हैं तो आपके पास राइट है गुड्स को बेचने का। इतना ध्यान रखना, ये 2/3 पूछेगा इंस्टीट्यूट कहां पे, एमसीक्यू में। और फोर्थ पॉइंट है बेटा, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, आपको सब्जी भाजी मिलती है, सब्जी भाजी आपको मिलती है, आपको लगता है संभाल के रखूंगा, आपके घर में फ्रिज ही नहीं है तो सर गुड्स तो खराब हो सकते हैं। उस केस में आप सब्जी भाजी को तुरंत बेच दो, जो पैसा आ जाए वो ओनर को वापस कर देना। इतना क्लियर है। ये है फाइंडर ऑफ गुड्स। इतना क्लियर है। पहला क्या है, आपको ओनर मिलता ही नहीं। दूसरा, मिलता है लेकिन मिलने के बाद मना कर देता है। तीसरा, आपके खर्चे हो चुके हैं 2/3 या उससे ऊपर के। चौथा, आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं। इन सारे केसेस में, इन सारे सिचुएशन में आप गुड्स को बेच सकते हैं। आखिरी पॉइंट है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा? खत्म कब होगा बताइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म होगा 5 केस में। पहला, अगर डेथ हो जाती है बेलर या बेली किसी की भी, ठीक है ना, ग्रेचुइटस बेलमेंट की बात कर रहा हूं, अगर बेलर या बेली किसी की भी डेथ होती है ग्रेचुइटस बेलमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, आपसे कह रहा हूं, और आपका दिमाग घुमा के रख देगा। आपसे पूछेगा ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस बोथ, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, ऐसा कुछ भी। तो ध्यान रखिए, ग्रेचुइटस बेलमेंट में जैसे ही बेल या बेलर की डेथ होगी बेलमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि आप बेलमेंट को समय से पहले भी खत्म कर सकते हैं। याद करिए, आपने 2 साल के लिए गुड्स दिए, आप 6 महीने में कहते हैं मेरी मशीन वापस कर, उसे आप बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। क्या बोलोगे आप? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अनऑथराइज यूज के केस में याद करें कि अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते आप। अगर अनऑथराइज यूज करेंगे तो बेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। और 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल, बड़े सरल, बड़े आसान हैं। क्या पॉइंट है भाई कि जिस पर्पस के लिए आपने बेलमेंट बनाया वो पर्पस कंप्लीट हो गया तो बेलमेंट खत्म। जिस टाइम पीरियड के लिए आपने बेलमेंट बनाया वो टाइम पीरियड खत्म तो बेलमेंट खत्म। इतना क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। 5 केस में बेलमेंट खत्म होगा। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है। इसके छोटे भाई को पकड़ते हैं, मतलब इसके पुत्र को। इसके बहुत सारे पुत्र हैं बेलमेंट के, बहुत सारे बच्चे हैं बेलमेंट के। उसमें से एक बालक है इसका प्लेज। हर प्लेज बेलमेंट है लेकिन हर बेलमेंट प्लेज हो जरूरी नहीं है। अब सर प्लेज में क्या होता है, जरा फटाफट से देखते जाओ। जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना। अब यहां पे है ए और ये है मन्नापुरम फाइनेंस।
ये भाई एके अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को गोल्ड लोन की ज़रूरत थी। अक्षय कुमार पहुंच गया मन्नापुरम फाइनेंस में, कहता है मुझे गोल्ड लोन दे दो। मन्नापुरम फाइनेंस ने कहा टेंशन नहीं लेना बेटा, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। अब इसने क्या किया, मन्नापुरम फाइनेंस ने इसको लोन दिया। लोन दिया कितने का सर, तो लोन दिया 5 लाख रुपए का सर, ठीक है ना। इससे बोला कि एक काम कर बेटा, गोल्ड को रख दे एज सिक्योरिटी, गोल्ड को रख दे एज सिक्योरिटी। तो इसने रख दिया गोल्ड को एज सिक्योरिटी, और जब गोल्ड को रखा एज सिक्योरिटी तो ध्यान रखिए इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इनके बीच में बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में 2 पार्टी होंगे, एक होगा पॉनर जो गुड्स रखेगा, पॉनर जहां कभी बेलर हुआ करता था आज यहां पॉनर बन जाएगा, और ये होगा पौनी जहां कहीं बेली हुआ करता था वहां आज पौनी हो जाएगा। बेली बेली बेली, ठीक है ना। पौनी पानी नहीं है बेटा, पौनी है ये। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट बोल सकता है प्लेजर, तो आप कंफ्यूज मत होना। इंस्टीट्यूट बोल सकता है प्लेजी, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत ही बढ़िया। पॉनर पौनी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पौनी जहां पे स्टैंड कर रहा है वो हालात लगभग बेली के जैसे ही हैं। आप मन्नापुरम फाइनेंस की बात देखो यार, मैं आपसे पूछता हूं मन्नापुरम फाइनेंस की क्या ड्यूटी है, आप प्रैक्टिकली सोचो। मन्नापुरम फाइनेंस की क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है जैसे उसका लोन मिलेगा वो गोल्ड वापस कर देगा, और जब तक लोन नहीं मिलता टेक केयर करेगा, मिक्स नहीं करेगा और यूज नहीं करेगा। बेलमेंट में यूज तो कर सकते हैं, अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते, प्लेज में यूज ही नहीं कर सकते। पता चला आज लोन लेके आए आप मन्नापुरम फाइनेंस से, 5-7-10 दिन के बाद गए तो आपका नेकलेस किसी ने पहना है, बैंगल किसी ने पहनी है, ये सब चीजें पहनी हुई, आप कह रहे ये क्या, बोले बस कोई दिक्कत नहीं, अब तो प्लेज पीरियड में। अरे सर, यूज ही नहीं कर सकते। गुड्स वापस करोगे, टेक केयर करोगे, मिक्स नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे। और यहां कोई ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस नहीं होता, ध्यान रखना। प्लेज के अंदर नो ग्रेचुटस, नो नॉन ग्रेचुटस, कुछ भी नहीं होता यहां पे। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें आप, प्लेज के केस में ऑर्डिनरी एक्सपेंस पौनी बियर करेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस पॉनर बियर करेगा। ये बियर करेगा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अच्छा, कई बार ना बच्चे का डाउट आता है मेरे पास क्लास में, लाइव क्लास में, वो कहता है सर गोल्ड पे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा कैसा? तो मैं कहता हूं बेटा जरूरी थोड़ी है हमेशा गोल्ड ही रखोगे। गाय को रख दिया, फॉर एग्जांपल होता है गांव वगैरह में, आपने काऊ को रख दिया एज सिक्योरिटी। अब काऊ को एज सिक्योरिटी रख दिया तो काऊ वो जो फॉडर खाती है, जो उसका चारा वगैरह है, चारा से याद आया बिहार चुनाव है खतरनाक, ठीक है, तो चारा खाती है वो। अब वो चारा जो है वो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल गाय बीमार पड़ गई, आप हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज हुआ है, डॉक्टर को आपने बुलाया, अब आप हंस रहे हो सर सब कुछ होता है। मेरी एक कजिन है, उसको डॉगीज का बड़ा शौक है, तो मेरे चाचा के यहाँ पे 4-5 डॉगीज हैं, ठीक है। वो बेचारे ऐसा होता है कि एक आध हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। सही बोल रहा हूँ, आपको लगेगा मजाक कर रहा हूँ, पढ़ा तो ऐसे कभी स्टेबल या पोडियम में झूठ नहीं बोलता। एक को शुगर हो गई बेचारे को, शुगर, मेरे सामने उसकी डेथ हो गई। कुछ दिन बेचारा स्ट्रगल करता रहा, उसको ऐसे घर भर भर के गाजर का हलवा खा ले, ये हलवा खा ले, ये खा ले बेटा, ये पुडिंग खा ले, ये सब खा ले। वो क्या होगा उसके साथ, शुगर हो गई, बेचारा संघर्ष करते हुए जीवन से चला गया। अच्छा, दूसरा था तो वो बेचारा, उसके पैर ऐसे थे, ऐसे, ठीक है, लेकिन इतना खिलाया उसके पैर ऐसे बेंड हो गए, ऐसे पैर होते ऐसे हो गए। वो बेचारा, उसके पैर उसका वजन ही नहीं झेल पाए। अब बताओ वो बेचारा वो डॉगी बेचारा अस्पताल में भर्ती है, 15-20 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है, ठीक है। आजकल डॉगी को मास्क पहना के रखते हैं, वैसे बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर गाय को अगर बात करें तो गाय बेसिकली चारा आप खिलाएंगे वो है ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ठीक है ना। तो अगर आप बात करें उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें वो होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो गाय के ऑर्डिनरी एक्सपेंस पौनी बियर करेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस पॉनर बियर करेगा। तो फटाफट से बता दो जरा, लिखो लिखो लिखो, पौनी की 5 ड्यूटीज, पौनी की 5 ड्यूटीज। पहली ड्यूटी,
गुड्स को वापस करेगा लोन मिलने के बाद। दूसरी ड्यूटी टेक केयर करेगा। तीसरी ड्यूटी मिक्स नहीं करेगा। चौथी ड्यूटी बेसिकली वहां पे वो गुड्स को यूज ही नहीं करेगा। पांचवा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। और सिक्स, अगर उस काऊ ने बछड़े को जन्म दिया, काफ को जन्म दिया, तो बेसिकली काफ को भी वापस करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा शायद, मैं पॉइंट बेलमेंट के अंदर कराते कराते वो बात कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो काऊ के साथ साथ काफ को भी जन्म देना पड़ेगा, ध्यान रखना। दोनों को काफ को ही वापस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दोनों को ही वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो ये 5-6 ड्यूटीज है भाई पौनी की 5-6 ड्यूटीज हैं। हाँ, लोन तो है ही, वो तो राइट में जाएगा। गुड्स वापस करेगा, हाँ, टेक केयर करेगा, गुड्स को मिक्स नहीं करेगा, गुड्स को यूज नहीं करेगा, ऑर्डिनरी एक्सपेंस बियर करेगा और एडिशन को रिटर्न करेगा। यही बन जाएंगे राइट्स ऑफ पॉनर। ये सारे के सारे बन जाएंगे राइट्स ऑफ पॉनर। तो क्या राइट्स होंगे जरा बताएं पॉनर के? रिकवर बैक करेगा गुड्स को, हाँ बिल्कुल। अगर नेग्लिजेंस हुआ तो डैमेजेस डिमांड कर सकता है। अगर गुड्स को मिला दे तो सेपरेशन के खर्चे डिमांड कर सकता है। कंपेंसेशन डिमांड करेगा अगर यूज के कारण कोई डैमेज हुआ तो। ऑर्डिनरी एक्सपेंस रिकवर करेगा। सब कुछ यहां से टैली कर रहा है, आप देखते हुए चले। तो गुड्स के एडिशन को रिटर्न करना आपकी जिम्मेदारी है और एडिशन को रिकवर करना उसका राइट है। इतना क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। एक बात ध्यान रखें आप जरा, इसमें एक बात ध्यान रखना आप। फॉर एग्जाम्पल एक गोल्ड आपने रखा, दो सिचुएशन बन सकती हैं सर गोल्ड के केस में। ये गोल्ड बिका 8 लाख रुपए का। कितने का बिका भाई? 8 लाख रुपए का गोल्ड बिका, ठीक है। अब 5 लाख रुपए का लोन है, 8 लाख रुपए का गोल्ड है, ठीक है। 3 लाख रुपए जो सरप्लस है, जो 3 लाख रुपए सरप्लस है, ध्यान रखिए मेरी बात, जो 3 लाख रुपए सरप्लस है, ये पौनी बाउंड है सरप्लस वापस करने के लिए। पौनी बाउंड है सरप्लस वापस करने के लिए। ही इज बाउंड टू रिटर्न द सरप्लस, ठीक है ना। सरप्लस वापस करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी है पौनी की सरप्लस वापस करने की, तो उसका राइट है सरप्लस को रिकवर करने का पॉनर का। इसके ठीक रिवर्स, अगर ये गोल्ड बिकता फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए का, तो एक वो पॉइंट यहां पे नहीं लगता, ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस का पॉइंट यहां पे नहीं लगता, ध्यान रखें, ठीक है। बफर हो रहा है लेकिन कंटिन्यू हो गया होगा, आप देखें कंटिन्यू है। अब तो सही होगा, अब सही होगा, आप देखें। प्लीज कंफर्म सही है ना? अब प्लीज कंफर्म सही है। अभी बफर कर रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ड्यूटीज हैं पॉनर की वही राइट है पौनी के। तो पे ऑफ आपको लोन करना है, वो आपकी ड्यूटी है, पौनी का ही राइट है। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने हैं, उसको रिकवर करने का राइट है। आप डिफेक्ट के बारे में बताएंगे, डिफेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, तो अगर लॉस होगा तो लॉस को पे करना आपकी जिम्मेदारी है और लॉस को रिकवर करना पौनी का राइट है। एक ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एक केस लॉ है, इसमें एक केस लॉ है, ध्यान रखना। इसमें एक केस लॉ है। अरे मिर्जापुर 2 को डिस्कस करेंगे आखिरी में, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलिए पहले पढ़ाई करो बच्चा लोग। देखिए केस लॉ क्या बोलता है। ये ए, ये रेलवे, 3 बार क्वेश्चन आया इस केस लॉ से। ए ने क्या किया, गुड्स को जमा कर दिया रेलवेज के पास। गुड्स थे 1 लाख रुपए के, ठीक है। रेलवे ने क्या किया, इसको दी रेलवे रिसीट। शायद आपने कभी सुना हो बचपन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर शायद आपने कभी सुना हो कि बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है एक चीज़, ठीक है ना। ये रेलवे रिसीट वही है। अब ए को 4 लाख की रिसीट मिली, ठीक है ना। वो इस बात का सबूत था कि हाँ उसके 4 लाख की, सॉरी 1 लाख की रिसीट मिली, ठीक है। ये इस बात का सबूत है कि 1 लाख के गुड्स आपके जमा है। अब ए ने क्या किया,
ये चला गया बैंक और बैंक से बोला कि आप मुझे लोन दे दो। ये केस ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, आप मुझे लोन दे दो। बैंक ने लोन दे दिया। अच्छा, इसने पता कितने का लोन लिया? इतने लोन लिया इसने 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए का, ठीक है ना। 80,000 का लोन बैंक से ले लिया इसने। अब 80,000 का लोन जब इसने बैंक से लिया तो उस केस में इसने, बैंक ने बोला भाई सिक्योरिटी के तौर पे आप क्या रखोगे? तो इसने कहा मैं सिक्योरिटी के तौर पे रखूंगा यहां पे रेलवे रिसीट को। इसने रख दिया सिक्योरिटी के तौर पे रेलवे रिसीट को एज सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब एज सिक्योरिटी आपने रेलवे रिसीट को रख दिया तो बैंक के पास राइट आ गया कि अगर वो लोन नहीं देगा तो रेलवे रिसीट के तहत वो गुड्स ले सकता है, ठीक है। इसने लोन वापस नहीं किया, ए ने। बैंक गया रेलवेज के पास, कहता है सर आप मुझे ना मेरे लोन की पेमेंट कर दो, मतलब आप मुझे गुड्स दे दो। गुड्स को डिमांड किया इसने। रेलवे ने बोला गुड्स तो सर चोरी हो गए, दे ही नहीं पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे, गुड्स तो चोरी हो गए। ठीक है सर, गुड्स चोरी हो गए, नहीं दे पाएंगे। तो बैंक कहता है काम करो 1 लाख रुपए दे दो, अगर गुड्स नहीं है आपके पास तो 1 लाख रुपए दो, रेलवे रिसीट है मेरे पास 1 लाख की। रेलवे कहता है आपका लोन सिर्फ 80,000 रुपीज का था, आप 1 लाख रुपए रिकवर नहीं कर सकते, आपके पास राइट नहीं है 1 लाख रुपए रिकवर करने का। रेलवे ने 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया बैंक को। मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं वेट कर रहा हूं, क्या बैंक 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है या बैंक सिर्फ 80,000 ही रिकवर कर पाएगा? क्या बैंक पूरे के पूरे 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? और उस केस में अगर करेगा तो 20,000 रुपए रिफंड करेगा ए को। वो सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि सिर्फ 80,000 ही रिकवर कर पाएगा। फटाफट से आंसर दें आप मुझे, लिख के बताना 1 लाख या 80,000। एक लाख या 80,000? बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। इसमें ध्यान रखें, वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। ध्यान रखना, 1 लाख में 80,000 अपने पास रखेगा, 20,000 रुपए को रिफंड करेगा, 20,000 रुपए को रिफंड करेगा, 20,000 रुपए को रिफंड करेगा। इतना क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पढ़ा देता हूं यार आपको, जब बात हो रही है इसकी तो एक क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ाऊंगा मैं इसमें। प्लेज के अंदर ये पढ़े जरा आप, 54। $2,90,000 के इसने गुड्स दिए, उसके लिए रेलवे रिसीट मिल गई। बैंक से 2,60,000 लिए, रेलवे गुड्स नहीं दे पाया, बैंक ने बोला 2,90,000 दो। क्या बैंक सक्सीड कर सकता है इस केस में? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, वेदर बैंक कैन सक्सीड। वेदर बैंक कैन सक्सीड। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2,90 लेगा, 2,60 अपने पास रखेगा, 30,000 रिफंड कर देगा। बहुत बढ़िया, शानदार। एक आध दो कुछ अलग क्वेश्चन आपको पढ़ाना चाहता हूं मैं, बेलमेंट के एक आधा क्वेश्चन पढ़ाता हूं, रुको आपको। ये देखो यार आप जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा एक, जून 2009। ये पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया, लेकिन आप बात को समझ गए अगर तो आंसर दें जरा फटाफट से। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपकी बुक में जरूर होगा ये क्वेश्चन। बेलर ने सिनेमा प्रोजेक्टर को गिरवी के तौर पे रखा सिने एसोसिएशन के पास, जो बैंक था, लोन के लिए। ए ने बैंक से बोला कि सर आप मुझे इतनी परमिशन दें कि मैं प्लेज गुड्स को अपने पास रख सकूं, और जब कभी मैं डिफॉल्ट करूंगा तो मैं आपके गुड्स मतलब ये प्रोजेक्टर आपको वापस कर दूंगा। आप बताइए क्या यहां वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है या नहीं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है या नहीं? और है तो क्यों है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है या नहीं, और अगर है तो क्यों है? देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, पोजीशन मैटर करती है, कस्टडी नहीं। भले ही यहां कस्टडी मेरी बात सुन ले प्लीज, कस्टडी ए के पास है, लेकिन जब बैंक उससे मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। जब बैंक उससे मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। मैटर नहीं करता कि वहां पे फिजिकली किसके पास रखा है। एक बात आप बताएं, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़ाते हैं और चाबी अपने साथ ले आए, तो सर कस्टडी पार्किंग वाले के पास है, लेकिन पोजीशन आपके पास है। ठीक वैसे ही प्रोजेक्टर फिजिकली तो ए के पास है, लेकिन कंट्रोल कहीं ना कहीं बैंक के पास है। कंट्रोल कहीं ना कहीं बैंक के पास है, तो बैंक के पास आप मानेंगे पोजीशन है। पोजीशन जब ट्रांसफर होगी तो बेलमेंट बनेगा, एंड सो एज द प्लेज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है? चलिए, तो बेटा बेलमेंट प्लेज खत्म कर लिया है, आगे बढ़ते हैं एजेंसी की तरफ। हाँ, कभी सुना है एजेंसी के बारे में आपने? अच्छा ये बताओ फटाफट से आप, क्या डिफरेंस है बेलमेंट प्लेज में? बेलमेंट की मीनिंग बताओ। जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देगा पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्पस खत्म होने पर गुड्स वापस करने पड़ेंगे, आप उसे क्या बोलेंगे? बेलमेंट। प्लेज, जब आप गुड्स को एज सिक्योरिटी रखते हैं तो आप उसे बोलेंगे आपने गुड्स को रखा है एज प्लेज। इतना क्लियर है? और बताओ बेलमेंट में पार्टीज कौन कौन सी होगी? बेलमेंट में पार्टीज होंगी बेलर और बेली। और प्लेज में पार्टीज कौन कौन सी होगी? इसमें होगी पॉनर और पॉनी। ठीक है, और बताओ और क्या डिफरेंस है? एक बात बताएं, यूसेज की जहां तक बात है, यहां यूज तो कर सकते हैं, अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते। कहां पे? बेलमेंट में। यहां गुड्स को यूज ही नहीं कर सकते आप। जनरली राइट ऑफ सेल कहां पे होता है? जनरली यहां पे आपको राइट ऑफ सेल नहीं मिलता। कहां पे? बेलमेंट में। लेकिन यहां आपको राइट ऑफ सेल मिलता है। ठीक है, और जहां तक इंक्लूजन की बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा, एवरी बेलमेंट इज नॉट प्लेज। ध्यान रखें आप, एवरी बेलमेंट इज नॉट प्लेज, बट एवरी प्लेज अमाउंट्स टू बेलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डन। अगला है बेटा, नेक्स्ट इज, आखिरी है एजेंसी। आखिरी है नेक्स्ट इज एजेंसी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1832 का लास्ट स्पेशल टॉपिक वो है एजेंसी। एजेंसी की जहां तक बात करें, समझना ध्यान से, दो पार्टीज हैं। ठीक है, अभी तीसरे पे ध्यान नहीं देना आपको। बी गुड्स सेल करता है, सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए। फटाफट से समझते हुए चलना। ए के बिहाफ में गुड्स सेल करता है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे के बिहाफ में काम करता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे के बिहाफ में काम करता है, तो आप मानेंगे दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है ना? इस पर्सन को आप बोलेंगे एजेंट और इस पर्सन को आप बोलेंगे प्रिंसिपल। बात समझते हुए चलना। ठीक है, एग्जांपल के अंदर बहुत कुछ बताऊंगा आपको। इसको आप बोलेंगे एजेंट, इसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल, और इसको जनरली आप कहते हैं थर्ड पार्टी। एक बात ध्यान रखें, एजेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल। एजेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल।
लेकिन कंडीशन एक ये है, कंडीशन क्या है, आपने अपनी अथॉरिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा, बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको ये वाला चैप्टर समझाऊंगा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ एजेंट। अथॉरिटी के अंदर आपने वो ट्रांजैक्शन किया होगा तो सर उस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा। मेरी बात समझिए आप ध्यान से। ए कहता है बी को ऑथराइज्ड, ठीक है, टू सेल गुड्स ऑफ मैक्सिमम 40,000 रुपीज टू वन पर्सन। ये कहता है मैक्सिमम एक पर्सन को 40,000 गुड्स आप दे पाएंगे, मैक्सिमम लिमिट लगा दी, अथॉरिटी दे रही सर। अब बात समझे ध्यान से, 40,000 का आपको राइट मिला है, लेकिन इस केस में सिचुएशन में यहां पे जो गुड्स वो बेच रहा है सर, वो गुड्स बेचता है, मैं सिचुएशन आपको बनाऊंगा, अभी सिचुएशन काफी सारी है इसमें, ठीक है। जो गुड्स वो बेच रहा है, वो गुड्स वो बेचता है, पहली बात 30,000 रुपए के। आप मुझे बताएं ये अंडर द अथॉरिटी है या बियॉन्ड द अथॉरिटी? बिल्कुल सही बात है, अंडर अथॉरिटी। और जब भी बेटा अंडर अथॉरिटी होगा तो क्या मानेंगे, कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। इसने गुड्स बेचे 30 के, नहीं मान लो, इसने गुड्स बेचे हैं यहां पे फॉर एग्जांपल 75,000 के, ठीक है। यहां ये गुड्स बेच रहा है 40,000 के, एक मिनट, 40,000 के और 35,000 के, तीन अलग अलग ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जरा आप मुझे ये बताएं सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? दोनों तो 75 के हैं, दोनों तो 75 के हैं बेटा। फर्क ये है कि ये है बियॉन्ड अथॉरिटी और यहां पे ये है अंडर अथॉरिटी, और ये 35,000 है बियॉन्ड अथॉरिटी। जब 40 के बेच चुके और 35 के क्यों बेच रहे हो आप? ठीक है, बात समझना ध्यान से। अब बियॉन्ड अथॉरिटी अगर आपने बेचा तो बेटा एक ही ट्रांजैक्शन है, बियॉन्ड को विद इन से अलग नहीं कर सकते आप, ये नॉन सेपरेबल है। ये वाला सेकेंड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, ये नॉन सेपरेबल है, तो यहां लायबल कौन होगा? एजेंट खुद। लेकिन लास्ट वाले में आप देखें तो अंडर अथॉरिटी को या विद इन अथॉरिटी को आप बियॉन्ड से अलग कर सकते हैं। जब विद इन को बियॉन्ड से अलग कर पाएंगे तो अंडर के लिए लायबल होगा प्रिंसिपल और इसके लिए लायबल होगा एजेंट, इसके लिए लायबल होगा एजेंट। ये एग्जांपल ध्यान रखना हमेशा। इतना क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो मोटा मोटी बात करें तो यार देखो, अगर बियॉन्ड अथॉरिटी काम करोगे तो आप खुद जिम्मेदार हो, और विद इन करोगे तो सर प्रिंसिपल ही लायबल होगा, उस केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब प्रिंसिपल की लायबिलिटी दी गई है तो पता है क्या किया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एग्जेम्पशन दे दिया किनको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि आप कंपीटेंट नहीं होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपीटेंट नहीं होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई माइनर या अनसाउंड माइंड वाला पर्सन एजेंट बन सकता है, क्योंकि लायबिलिटी का अल्टीमेट भार किसके ऊपर है? अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की। तो फिर उसको बोला कि अगर आप कोई दिक्कत नहीं, माइनर या अनसाउंड माइंड तो भी चलेगा। ठीक है सर, मान लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी फेस टू फेस तो खैर चल नहीं रहा है, लेकिन बहुत किस्से देखे हमने अपने जीवन में फेस टू फेस के। ठीक है, जब पढ़ते थे तब तो कम, तब बच्चे बड़े सभ्य होते थे, अभी बच्चे बड़े बदमाश और शैतान हो चुके हैं। एक टीचर ही सभ्य बचा है बेचारा। तो हाँ, एक बच्चा रोज घर से निकलता है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, आगे रिलेट करूंगा। रोज घर से निकलता है, ठीक है, बराबर, सर पापा जा रहा हूं मैं तो कोचिंग जा रहा हूं, ऐसा वैसा परफ्यूम डी वगैरह लगा के, तो बराबर जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद पिताजी एक दिन कोचिंग पहुंच जाते हैं, कहते हैं बेटा मेरे बालक को बुलाओ। तो कहता है कोचिंग वाला, आपका बालक तो आया ही नहीं 1 महीने से। कह रहे क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। पिताजी कह रहे शानदार पढ़ाई चल रही है। हाँ सच है, जरूर जाता है वहां से, घर से। तो बालक को फोन लगाया, बेटा कहाँ? अरे पापा क्लास में सर पढ़ा रहे, क्लास में हूँ, बात करता हूँ। बोले बेटा मैं तेरी कोचिंग में खड़ा हूँ। और क्या कोचिंग चल रही है? तो नहीं बस
पापा हेलो हेलो। बोले बेटा हेलो हेलो बाद में करना, यहाँ बैठा यहाँ हूं, आ जा। उसको बुला लिया, उसको बुला लिया। अब वो आया तो पूरी कथा पता चली। अब कथा जब पता चली तो उसको बोला बेटा ये सीए भी है ना, बड़ा छोटी चीज है आपके लिए, आपके लक्षण बड़े हाई लेवल के हैं, कहां सीए कर रहे हो आप। ठीक बेटा अपनी दो दुकान है, अपनी दो दुकानें हैं, ठीक है, एक लाजपत नगर में है और एक अपनी करोल बाग में है। तो कल से करोल बाग वाली दुकान में आप बैठोगे। पापा वो सीए, अरे बेटा कितनी अच्छी सीए करना मुझे पता है, तो करोल बाग वाली दुकान में आप बैठोगे। कहता नहीं लाजपत नगर बैठा दो, लाजपत नगर सही है। हंसो मत बेटा, लाजपत नगर में बैठूंगा, ठीक है। अब लाजपत नगर में उसको बैठा दिया, ठीक है। तो लाजपत नगर में बैठा, एक महीने के बाद आया, डैडी वो सैलरी, डैडी वो सैलरी। पापा ने कहा डंडा पकड़ाना बेटा, सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, बाप से सैलरी मांगेगा। अब एक बात सोचो आप जरा, वो पुत्र जो लाजपत नगर की दुकान में बैठा है और गुड्स बेच रहा है, क्या उस पुत्र को कोई जानता है लाजपत नगर में? कोई भी जानता है? मतलब ये सवाल ही नहीं। सब उसके पिताजी को जानते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट पिताजी के नाम पे, सब कुछ पिताजी के नाम पे। अरे सर की रियल लाइफ स्टोरी नहीं है सर, तो मैं बताऊं, सर के तो पिताजी भी जानते थे, वो क्लास नहीं गए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। पापा को तो मैं बोलता रहा, पापा अपने बड़ी कोई दिक्कत, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। मैंने कभी ढकोसले नहीं किए जीवन में, नहीं पढ़ा तो ऐसे बुक खोले कभी नहीं बैठा, घर वाले मारे बात अलग है, लेकिन हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, भगवान ये ऐसे निकल ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। तो अब वो बेच रहा है बेचारा, बेच रहा है रोज गोट्स पिताजी के नाम पे, सारे काम पिताजी के नाम पे। वहां पे जो पुत्र है वो है एजेंट और जो पिताजी हैं वो है प्रिंसिपल, और इन दोनों के बीच में है एजेंसी। कंसीडरेशन नहीं भी होगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड होगी, ध्यान रखा, बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड है। बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने आपको बताऊं, मैंने बहुत किस्से देखे यार। एक बार तो पिताजी ने वहीं मारना शुरू कर दिया, वहीं मारना शुरू कर दिया। मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा था और आवाज आ रही है ऊ आ करके, तो मैं बाहर निकला तो पिताजी उसको मार रहे थे, बहुत ही मारा यार। मैंने बोला अंकल प्लीज, ये कोचिंग है, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ नहीं, आप नीचे ले जाएं कंपाउंड में, उस वहां हम आपको नहीं रोकेंगे। बच्चा मुझे ऐसे देख रहा, अगला खून में तेरा ही करूंगा। तो मैंने टेंशन में आ गया, मैंने कहा नहीं वैसे छोड़ देना चाहिए आपको। बोले क्यों छोड़ूंगा, फिर मारना। मैंने कहा नहीं, आप कंपाउंड में ले जाइए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बेटा बताओ एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी? एजेंसी का मतलब है जहां पे दो पार्टी के बीच में रिलेशन होगा, एक पार्टी दूसरे को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। जो पर्सन रिप्रेजेंट करेगा वो एजेंट है, जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो प्रिंसिपल है। दो पार्टीज होंगी, एजेंट और प्रिंसिपल। अच्छा, एजेंसी को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ध्यान रखिए। एजेंसी को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? एजेंसी को बनाने के लिए सर पहली बात तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल चाहिए, मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, सब कुछ। अब आप बोलोगे बेटे की तो फ्री कंसेंट है नहीं, तो देख कौन रहा है बेटे की कंसेंट सुनी गई है कभी आज तक कि बेटे की कंसेंट तो जीवन में नहीं सुनी गई। अभी आपको क्या लग रहा है, सीए बनने तक नहीं पूछा? अरे सीए बन जाओ, उसके बाद ऐसे बाहर आएगा, शादी कर ले बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंसेंट तो कभी ली नहीं आती बेटों से, वो तो वैसे ही। हाँ, दीदी लोग को बहुत बेनिफिट मिलता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो, तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। पहला एक्सेप्शन है अगर एजेंट कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। दूसरा, कंसीडरेशन एब्सेंट होगा तो भी चलेगा। कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, और बताओ भाई, इसमें एजेंसी में और क्या पॉइंट आएगा? पहला तो हो गया एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा ये पर्सन कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कौन? ये प्रिंसिपल। ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तीसरा, इसके एक्ट के लिए, बी के एक्ट के लिए ए लायबल होगा। अगर ऐसा है तो एजेंसी है, अगर ऐसा नहीं है तो एजेंसी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एजेंसी का रियल टेस्ट है। एजेंसी का रियल टेस्ट है कि एजेंट कैन रेंडर द प्रिंसिपल आंसरेबल टू थर्ड पर्सन। सिर्फ ये बोल देने से कि वो आपका एजेंट है, सिर्फ एजेंसी नहीं बनेगी अब तक कि आप उसके एक्ट के लायबल नहीं है। और आप लायबल होंगे सिर्फ उसी एक्ट के लिए जो लॉफुल और विद इन द स्कोप है। मैंने आपको पहले ही बताया, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। एजेंट बनने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनसाउंड माइंड हो, माइनर हो, एजेंट बन सकते हो। लेकिन प्रिंसिपल बनने के लिए, प्रिंसिपल होगा यहाँ पे
प्रिंसिपल बनने के लिए आपका मेजर और साउंड माइंड का होना जरूरी है। इतना क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एजेंसी बनती 3 तरीकों से। एजेंसी बनती, ये सुनना ध्यान से, और मैं आपको बोल रहा हूं सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन यहां से पूछे बहुत कम है, आगे पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरा ऐसा है, मतलब ऐसा इंट्यूशन कह रहा है, दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है कि यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है? देखिए क्या है। पहला है एक्सप्रेस एजेंसी। सिंपल है, सिंपल। आपने बोला ये मेरा एजेंट है, ठीक है? आपने बोला ये मेरा एजेंट है, आप ओरली बोलो, आप राइटिंग में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एजेंसी बनेगी, एक्सप्रेस एजेंसी है। बाय बर्ड्स या बाय रिटन मीन्स एजेंसी कहलाएगी, ठीक है? दूसरा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या होगा सर? इम्प्लाइड में 3 तरीके से एजेंसी बनती है, 3 तरीके से। सुने, ऐसा क्या हुआ कि एक वेंडर ना, मेरी एक, क्या कई लोग कर रहे थे, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक वेंडर ने बोला कि मैं अंकित सर की पेन ड्राइव बेच रहा हूं, मैंने उसको राइट नहीं दिया था, उसने पैसे वैसे ले लिए सर, पता है? पैसे वैसे ले लिए बच्चों से, और मुझे हमारे ऑफिस में बताया नहीं उसने। कहानी लंबी थी। पहली बात, वो बच्चा कहता है, एक वेंडर कहता है बच्चे के सामने कि अंकित सर की पेन ड्राइव बेचने का राइट है हमारे पास। हमें पता है, तब भी हमने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। भैया तो मैं फेसबुक में लिख देता, कहीं पे मेंशन कर देता कि वो उसके पास राइट नहीं, मुझे पता चल गया, फिर भी मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं। बच्चा तो यही मानेगा ना सर कि उसके पास सही में राइट है। उसे कहते हैं एस्टॉपेल। एग्जाम्पल सुनना बहुत ध्यान से, उसे कहते हैं एस्टॉपेल। बेटा, जब आप किसी पर्सन को प्रिंसिपल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पता चलता है फिर भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, उसे आप बोलते हैं एस्टॉपेल, ठीक है? वो साइलेंट है, एस्टॉपेल है। दूसरा, सुनना बहुत ध्यान से, दूसरा, सेकेंड को आप बोलते हैं सर होल्डिंग आउट। उसमें क्या होता है? उस वेंडर ने बोला कि मेरे पास राइट है अंकित सर की पेन ड्राइव बेचने का। वो वेंडर था दिल्ली में कहीं, फॉर एग्जांपल आपके साउथ एक्स में, ठीक है? ठीक है सर। बच्चा ने बोला कि सर मैं तो साउथ एक्स दूर पड़ेगा, तो कहते कोई नहीं, आप अंकित सर के ऑफिस से ही पेन ड्राइव ले लो, मेरा एजेंट नहीं है, अंकित सर के ऑफिस से ही पेन ड्राइव ले लो। और मेरे स्टाफ ने उसको पेन ड्राइव दे दी। मेरा स्टाफ का पेन ड्राइव देना इस बात को कंफर्म करता है। प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म, कंफर्म कर दें आप, सब कुछ ठीक है? डन 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 डन। जैसे ये कंफर्म करें आप मुझे प्लीज। ठीक है, चलिए। कहां थे भाई हम? पहला, जहां तक एस्टॉपेल की आप बात करें, इन द केस ऑफ एस्टॉपेल में क्या बोल रहा था आपको? एस्टॉपेल में आपका साइलेंस इस बात को कंफर्म करता है कि एजेंसी बनी है, लेकिन होल्डिंग आउट में कंफर्म करता है आपका कंडक्ट। मेरे स्टाफ का पेन ड्राइव देना, मेरा स्टाफ का पेन ड्राइव देना इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे बीच में एजेंसी बनी होगी, ठीक है ना? ठीक है, इतना क्लियर है? पहला आप देखो, साइलेंस से एजेंसी बनेगी। सेकेंड है कि प्रिंसिपल कंफर्म करता है अपने कंडक्ट से कि एजेंसी बनी होगी, ठीक है? तीसरा है एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी है, सुनना आप ध्यान से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स भेजे यहां से इलाहाबाद ट्रेन के थ्रू, फिर बंद हो गई क्या? कंफर्म है ना? कंफर्म करें, सही चल रहा है बिल्कुल? कंफर्म है ना? सही? चलिए, ठीक है, चलिए। तो अब मैंने गुड्स यहां से भेजे इलाहाबाद ट्रेन के थ्रू। कानपुर में स्टेशन मास्टर ने गुड्स को चेक किया, उसने देखा यार गुड्स खराब हालत में है। उसने मुझे फोन लगाया, मेरा फोन स्विच ऑफ, ट्राई किया, बात ही नहीं हो पा रही है। उसे लगा कि गुड्स खराब हो रहे हैं, और अगर इलाहाबाद तक पहुंच गए तो पूरे ही खराब हो जाएंगे सर। अगर इलाहाबाद तक पहुंच गए तो पूरे ही खराब हो जाएंगे वो गुड्स। उसने गुड्स को अनलोड कर लिया, उसने गुड्स को उतार लिया कानपुर स्टेशन में ही, और गुड्स को बेच दिया।
क्या मैंने उसको राइट दिया था गुड्स को बेचने का? नहीं, उसने गुड्स को उतारा और बेचा इसलिए ताकि वो मुझे लॉस से बचा सके, ताकि वो मुझे लॉस से बचा सके। वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा था मुझसे, उसने बहुत ट्राई किया, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा था, उसने गुड्स को बेच दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो सेल वैलिड है या इनवैलिड? क्या वो सेल वैलिड है या इनवैलिड? और दूसरी बात, क्या वहां हमारे बीच में पहले से एजेंसी थी? क्या हमारे बीच में पहले से एजेंसी थी? नहीं। अर्जेंट सिचुएशन में, इमरजेंसी में, अगर प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, जहां प्रिंसिपल से बात नहीं हो रही है, गुड फेथ में एक आदमी उस तरीके से काम करता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपने केस में काम करता, तो सर वहां एजेंसी अपने आप बनेगी, उसे आप बोलेंगे एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए 4-5 कंडीशन ध्यान रखिए। पहली बात तो गुड्स की कस्टडी एजेंट के पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होगा, सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी, प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए आपने ऐसा किया, आपने गुड फेथ में काम किया, आपने गुड फेथ में काम किया। गुड फेथ में मतलब अगर वो गुड्स की मार्केट वैल्यू 80 रुपए थी तो आपने 70 में बेच दिया, 60 में बेच दिया। अगर 80 रुपए वाले को 5 रुपए में बेचोगे, 2 रुपए में, अरे बेच दिया सर 2 रुपए में, कहां टेंशन ले रहे हो आप? बोलेगा नलायक, खराब गुड्स बिकते हैं 15 रुपए में, तूने कहां बेच दी 2 रुपए में? तो सर उस केस में आपने गुड फेथ में काम नहीं किया, आपका वो एक्ट रीजनेबल नहीं था। ध्यान रखिए, रीजनेबल एक्ट होना जरूरी है। इतना क्लियर है? तो 4-5 कंडीशन है तो बात बनती है। पहला है, फटाफट से देखें, अर्जेंट सिचुएशन है, कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए आपने ऐसा किया है, आपका एक्ट रीजनेबल था, गुड्स की कस्टडी किसके पास थी? एजेंट के पास। इतना क्लियर है? अगला है बेटा, नेक्स्ट इज, मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये सुनना आप ध्यान से। पेनड्राइव वाला वो वेंडर कह रहा है कि मेरे पास राइट है पेनड्राइव बेचने का, ठीक है, मुझे पता चल गया, मैंने लिख दिया फेसबुक में और बच्चों को मैसेज भी करवा दिया, टेलीग्राम में भी लिख दिया, हाँ उसके पास राइट है मेरी पेनड्राइव बेचने का, आप खरीदिए। सर अगर स्टार्टिंग में एजेंसी नहीं थी, पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था, और बाद में उसके रिप्रेजेंटेशन के बाद में अगर आप उसे कंफर्म करते कि वो एजेंट है, एक्सप्रेस और रेटिफिकेशन में क्या फर्क है? एक्सप्रेस ने आपने स्टार्टिंग में बोल दिया मेरे एजेंट है, उसके बाद वो काम करेगा। रेटिफिकेशन में पहले से ही काम कर रहा है, पहले से ही। होल्डिंग आउट नहीं बेटा, होल्डिंग आउट में आप कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट। एस्टॉपल में आप चुप हो, यहां बोलोगे या राइटिंग में दोगे, ठीक है ना? तो रेटिफिकेशन में आप बाद में रेटिफाई करते हैं, आप कहते हैं मेरा एजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अब बस 5-7 बातें ध्यान रखिए। पहली बात, वो जो रेटिफिकेशन है वो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए, रीजनेबल टाइम के अंदर। रेटिफिकेशन होगा कंप्लीट ट्रांजैक्शंस के लिए। उसने 12 पेन ड्राइव के ऑर्डर लिए, 6 इंटर के और 6 फाइनल के, मैंने सिर्फ इंटर वालों के लिए एजेंट बोल दिया और फाइनल वालों के लिए नहीं बोला, ऐसा नहीं होगा सर। कंप्लीट फैक्ट्स के लिए होगा, रीजनेबल टाइम के अंदर होगा, प्रिंसिपल को सारी बातें बताई जाएंगी, उस बारे में सारी बातें बताई जाएंगी प्रिंसिपल को। रेटिफाई करने के बाद थर्ड पार्टीज को प्रिंसिपल बताएगा, मैंने बताया, नोटिस देंगे, बताएंगे टेलीग्राम में, यहां बताएंगे, वहां बताएंगे, आप करेंगे। दूसरी बात क्या है सर, कि प्रिंसिपल का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कब? जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है तब, या रेटिफिकेशन के वक्त, दोनों वक्त, दोनों वक्त सर। जब वो रिप्रेजेंट कर रहा था तब भी, जब आप रेटिफाई कर रहे हैं तब भी, दोनों ही वक्त आपका क्या होना चाहिए? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का। साथ में ध्यान रखें, आप सिर्फ वही एक्ट रेटिफाई कर पाएंगे जो लीगल लॉफुल होंगे, जो लीगल लॉफुल होंगे, और साथ में सिर्फ वही एक्ट आप कर पाओगे जिसके लिए खुद आपके पास राइट है। अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, क्या पर्सनल अथॉरिटी के ट्रांजैक्शन है, पर्सनल लेवल के ट्रांजैक्शन है, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, क्या वहां माइनर, क्या वहां एजेंट काम कर सकता है? नहीं। मुझे पढ़ाना है तो मैं बोलूंगा यार नीरज काम कर, तू पढ़ा ले आके, तो क्या नीरज आपको क्लास दे देगा? आप पढ़ लोगे? पता नहीं क्या हाल करोगे नीरज का, मतलब स्क्रीन से बाहर निकल के मुक्के मारोगे आप उसे, नीरज बड़ा है मुझे पढ़ाएगा, ठीक है? आपको संभालना कोई आसान बात है? बहुत ही कठिन, बहुत ही शैतान बच्चे हो सही में, ठीक है? तो ये सारे ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखिए। इसके लिए रेटिफिकेशन के लिए 7-8 पॉइंट ध्यान रखना, आप 7-8 पॉइंट ध्यान रखें। पहली बात, रेटिफिकेशन होगा कंप्लीट ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिंसिपल को पूरा नॉलेज होना चाहिए, रीजनेबल टाइम के अंदर रेटिफाई करेंगे, थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे आप,
लॉफुल एक्ट को रेटिफाई करेंगे, जो आप खुद कर पाओगे उसी एक्ट के लिए रेटिफाई करोगे, और आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आप कॉन्ट्रेक्चुअली कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि आप वहां पे उसे रेटिफाई कर पाएं। कैपेसिटी कब होनी चाहिए? रेटिफिकेशन के वक्त भी, और आपके जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त भी। ठीक है, रेटिफिकेशन का मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रेटिफिकेशन में 2 बार, कभी 2006-5 के आसपास 2 बार क्वेश्चन आए थे 8 नंबर के 2 इन एसेंशियल्स को लेकर। लेकिन अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, तो जब नहीं बनते तो फिर सर चांसेस कंपैरेटिवली कम हो चुके हैं अब। ठीक है ना, चलिए ये ध्यान रखें आप। एजेंट की अथॉरिटी 3 तरह की होती है सर, 3 तरह की। पहली अथॉरिटी एक्चुअल अथॉरिटी, जो आप उसे खुद देंगे, एक्चुअल, कि आपके पास ये राइट, आप ये कर सकते हैं। दूसरा होती है अथॉरिटी इमरजेंसी में जो करता है, मैंने आपको भी बताया कि वो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं जो अर्जेंट है, इमरजेंट है, आपको लगता है प्रिंसिपल को लॉस से बचाना, आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये क्या होती है सर? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी? एनीवन? ऑस्टेंसिबल ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी बताएगा कोई मुझे? एनीवन ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी? नहीं पता, नहीं पता। बिजनेस के लिए जरूरी है, जितेंद्र जांगड़ा, ये बच्चा तो शायद पढ़ा हुआ है हमसे। बिजनेस के लिए जरूरी है, बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा है, आपको प्रिंसिपल कुछ राइट्स देता है, उसके अलावा भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। यार एक मेरी बात समझिए आप, मेरा स्टाफ है आनंद, वो पूरा बिजनेस संभाल रहा है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको फॉर एग्जाम्पल। कई बार सिचुएशन ऐसी बनती होंगी, उसे डिसीजन लेने पड़ते होंगे सर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने होम टाउन में हूं, फोन बंद है, वहां फोन लग नहीं रहा, ठीक है ना, और ऑफिस का फायर इंश्योरेंस ड्यू है, ड्यू डेट निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आनंद ने फोन ट्राई नहीं किया, उसको लगा सर अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं यार, ऑफिस बचा रहेगा। उसने फायर इंश्योरेंस करवा दिया सर ऑफिस का। तो सर ये तो जरूरी है ना बिजनेस के लिए, ये अथॉरिटी मैंने उसको दी नहीं थी और आग लगी भी नहीं, इमरजेंट भी थोड़ी रहे, लेकिन वो बिजनेस के लिए जरूरी है, उसे क्या बोलेंगे? ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको ऑस्टेंसिबल में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीएमए का क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं, आप देखना जरा। मैं इसमें सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पढ़ाने हैं क्वेश्चन, सीएमए वाले क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस आ सकते हैं सीए के अंदर। पहला भी ये क्वेश्चन पढ़ो। फटाफट से पढ़ो ये क्वेश्चन। अभिमन्यु पूछ रहा है उसने इंश्योरेंस नहीं कराया होता, नहीं वो सर लायबल नहीं है उस केस में, ठीक है, उसको इस बात का नॉलेज नहीं था। तो हाँ, नेग्लिजेंस, लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि मैं बोल के क्या था कि करवा लो, तब भी। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से यार। ओनर है, उसने बोला है कि इंश्योरेंस ले लो फैक्ट्री बिल्डिंग पे 2 लाख का, उसने फैक्ट्री बिल्डिंग पे इंश्योरेंस ले लिया एजेंट ने, और प्रोडक्ट पे भी 2000 का इंश्योरेंस ले लिया। बताइए क्या ये गलत है या सही है? क्या प्रिंसिपल लायबल होगा या नहीं होगा? वेदर प्रिंसिपल विल लायबल और नॉट? बिल्कुल लायबल होगा प्रिंसिपल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये क्वेश्चन पढ़िए। मैं बोल रहा हूं ये फोटो खींच लो आप, फटाफट से फोटो खींच लो, ये स्क्रीनशॉट ले सब, ये ले लो फटाफट से। क्वेश्चन सीएमए के आ सकते हैं सर, बहुत हाई चांस है, मैं आपको बोल रहा हूं। मैक्सिमम देखो सीए वाले क्वेश्चन आपको टीचर ने कराई दिए होंगे, ठीक है, इसलिए मैं सीएमए वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ज्यादातर। इस बार 2 क्वेश्चन मतलब पिछली बार भी आए थे नवंबर 19 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। उसे बोला कि टोमेटोज लेकर जाना है, ठीक है, हैवी रेन के कारण 2 दिन तक वो फंसा रहा, उसने टोमेटोज बेच दिए मार्केट रेट से कम प्राइस में, उसे लगा टोमेटोज खराब हो जाएंगे। एजेंसी है या नहीं, और अगर है तो बताइए ट्रांजैक्शन वैलिड होगा या नहीं, और कौन सी एजेंसी है बताइए आप। एजेंसी है तो कौन सी एजेंसी है?
बताएं एजेंसी है या नहीं? बिल्कुल है एजेंसी, और ये एजेंसी बाय नेसेसिटी है। आपके पास राइट, आप रिकवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो खैर सीए वाला क्वेश्चन था। अब ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन जो आपने पढ़ा ना, ये मई 18 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सीएमए ने पूछा दिसंबर 10 में, कुछ वैसा ही क्वेश्चन फिर सीए इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया मई 18 में। ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं वाले, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पढ़ो आप जरा, दिसंबर 12 बोल रहा हूं। वरुण ने तरुण को बोला अरुण के सामने कि वो एजेंट है, और अरुण साइलेंट था। आप बताइए एजेंसी बनेगी क्या? और एजेंसी बनेगी तो कौन सी एजेंसी बनेगी? एजेंसी बनेगी तो कौन सी एजेंसी बनेगी? एजेंसी बाय एस्टॉपेल, एजेंसी बाय एस्टॉपेल। ठीक है, अरे इंश्योरेंस वाले मुकुल भाई बोला ना मैंने, इंश्योरेंस वाले में ध्यान रखिए, 20,000 तो है भी नहीं, 2,000 रुपए बेटा। प्रिंसिपल दोनों के लिए लायबल है, उसके बाद अथॉरिटी दोनों की थी, 2 लाख की थी एक्चुअल अथॉरिटी और 2,000 की थी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं भाई। एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल पिछली बार क्वेश्चन आया नवंबर 19 में। ठीक है, पिछली तो वही बोलेंगे ना, आप तो अगले देखते हैं कब होगा एग्जाम। होगा, टेंशन मत लो। चलिए अपन फालतू बातें वो डिस्कस करते नहीं है। आप कभी भी कोई मेरा वीडियो देखना, मैं आपको बोल रहा हूँ यूट्यूब में, मेरे चैनल में आपको एक भी ऐसा फालतू वीडियो दिखेगा नहीं जिसमें मैं आपका भी और अपना भी टाइम खराब कर रहा हूँ। और जहां तक बात मोटिवेशन की, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं तो बड़ी छोटी और नाचीज चीज हूं सर, इंसान हूं। आप संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन सुनते हैं, आप विवेक बिंद्रा का मोटिवेशन सुनते हैं, और भी 2-4-10 लोग आए उनका मोटिवेशन सुनते हैं आप। मोटिवेशन रहता है, वो खत्म हो जाता है, 2 दिन के बाद उठे फिर मोटिवेशन खत्म। वो मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहेगा सर, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक। अपने अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ, अपने अंदर से मोटिवेशन लेकर आना पड़ेगा आपको। ये बात मैंने पहले भी बोली होगी। वो मोटिवेशन वो रहेगा, और जब तक जीवन में कुछ कर नहीं जाओगे आप, तब तक वो मोटिवेशन चलता रहेगा आपका, तब तक वो मोटिवेशन चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इनर मोटिवेशन की वैलिडिटी लाइफ टाइम है सर, लाइफ टाइम है उसकी वैलिडिटी। किसी और का मोटिवेशन बहुत कम टाइम तक चलेगा। तो अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ, अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ आप, ठीक है ना। वो मोटिवेशन लाइफ टाइम चलेगा आपको। ये आप बाहर, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैंने भी सीए किया, जब तक मैं उसे एक वजन मान रहा था सीए को, कि एक वजन है, ये वेट है बहुत हैवी, तब तक बड़ी बड़ी घुटन सी, सफोकेशन सा हो रहा था, बड़ा बोझ था मेरे लिए कि यार मुझे सीए करनी है। और जिस दिन मैं खुश हो गया, वही करना अपने को यही है, दिल खोल के खुले बाहों से स्वागत किया सीए का, आ जा भाई हक कर ले मुझे। सर कभी लगा ही नहीं, सही बता रहा हूं, कि बोझ है मेरे लिए, कि बहुत बड़ा बर्डन है। मतलब आराम से पढ़ता चला गया, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे भी पढ़ा, लेकिन कभी टेंशन नहीं हुई, सही बोल रहा हूँ ना, कभी बोझ लिया और सीए बन गया अपनी मेहनत से, ऊपर वालों की दया से। तो आपको भी मैं ये बोल रहा हूं कि आप टेंशन ले हुई मत, खुश होके, मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, खुश होके पढ़ा रहा हूं सर, ये आपको मेरे मूड से लग जाएगा। मैं अगर मुझे इस दिन लग गया कि मैं नहीं हूं यार, मेरी कोचिंग, मेरा मन नहीं है, मैं संन्यास ले लूंगा। जो खुशी से काम करो यार, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस ये सोचना कि बड़ी उम्मीदें हैं आपको, तो हैं अपने आप से, आपके पेरेंट्स की को हैं आपसे बड़ी उम्मीदें, कुछ चीजें उनके लिए भी करके दें आप। कम से कम ये जो आप कर रहे हैं सीए, कुछ बच्चे सीए में भी हैं, वो भी जरूर कंप्लीट करें उसे। उन्हें उनसे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। वो आपसे बाद में बोलेंगे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, कि मुझे ये पैसा दे दे, सैलरी का ये दे दे, वो दिला दे, कुछ नहीं बोलेंगे। बस एक चीज़ चाहते हैं, सीए बन जाए बेटा, वो कंप्लीट करें आप, ठीक है। ठीक है, बाकी जो हो सकता है मेरे से, तो मैं कर ही रहा हूँ। अभी आप लोग इंटर में, कल को फाइनल में, तब भी मैं करूँगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। कोई टेंशन मत लो यार, फ्री रहो, टेंशन किस बात की जीवन में, ठीक है। देखिए एनीवेज, हस्बैंड रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, खतरनाक टॉपिक है भाई। देखो
हस्बैंड हस्बैंड बाउंड है वाइफ को नेसेसरी सप्लाई करने के लिए, जरूरत का सामान, रोटी कपड़ा मकान देने के लिए आप बाउंड है। और वाइफ के पास ये राइट भी है, वाइफ के पास ये राइट भी है कि वाइफ हस्बैंड के नाम पर गुड्स उधार में खरीद सकती है, गुड्स उधार में खरीद सकती है। सामान वामान निकलवाया, किराना, ग्रोसरी, ये सब पेमेंट वो देंगे, तो इन दैट केस वो इज लायबल। आई एम टेलिंग यू, वो इज लायबल इन दैट केस। ठीक है, तो वो लायबल होगा उस केस में, वो तो लायबल है ही। अच्छा, 4-5 केस ऐसे हैं जब वो लायबल नहीं है, वो मतलब हस्बैंड लायबल नहीं है। ठीक है, तो 4-5 केस कौन से हैं सर? पहली बात, जब वाइफ अर्निंग है खुद, तो हस्बैंड इज नॉट लायबल। मैं आ गया एग्जेम्पशन लिमिट में। ठीक है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। नहीं, टेंशन तो वैसे भी नहीं था यार, अपन कमाते ही कहाँ है इतना, अपना खर्च चल जाए, अपना खर्च निकल जाए, वही बहुत है। ठीक है, समाज सेवा ही कर रहे हैं बैठ के। तो वाइफ अर्निंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने ये बात बोली होगी हमेशा, मैं आगे भी बोलूंगा। ठीक है, अब सबसे बोलूंगा कि खासकर दीदी लोग से, आप ये सीए कर रहे हैं, कंप्लीट करें, एक प्रोफेशन जरूर, एक एक्टिविटी जरूर कैरी करें। आप 4 घंटे के लिए प्रैक्टिस करें, मैं नहीं कह रहा जॉब करें, प्रैक्टिस करें, बिजनेस करें, कुछ ना कुछ तो करें, कुछ ना कुछ तो करें। ठीक है, बहुत मतलब एक आपके लिए होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बना रहता है लाइफ में, ध्यान रखें। ठीक है, तो मैडम शी इज मैनेजर इन ईवाई, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी। ठीक है, तो ठीक है, मैं बाउंड नहीं हूं देने के लिए। ठीक है, दूसरा है सेकेंड इज, अगर वाइफ को पैसे दे के भेजा था आपने कि भाई किराना ले लेना, लेकिन वाइफ ने तो भाई फोन ले लिया जाके, मतलब कुछ और ले लिया, और या कुछ लिया ही नहीं, जेब में पैसे रख लिए उस केस में। ठीक है, और वहां चले गए दुकानदार के पास कि भाई ग्रोसरी निकालो, पेमेंट तो वो देंगे, तो पेमेंट वो देंगे तो ठीक है सर, वो उसमें इस केस में वो लायबल नहीं है। पहली बात, अगर वाइफ अर्निंग है तो आप लायबल नहीं है, वाइफ को पैसे दे तो आप लायबल नहीं है। ठीक है, तीसरा, थर्ड सुनो भाई, थर्ड सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड सुन लो, थर्ड। ठीक है, आपने दुकानदार को पहले ही बोला था, समझा के चले, आप शाम में गए एक दिन, आपने कहा इधर आज के बाद मैडम आए ना बेटा, सामान मत दियो उधारी में, एक पैसा नहीं लूंगा मैं तेरा। अगले दिन मैडम पहुंच गए, फिर दुकानदार से बोला, अरे और क्या निकाल दो, बोला ठीक है, फिर वो निकाल दिया सामान, और जब पेमेंट की बारी आई, पेमेंट देंगे, वो उस केस में लायबल नहीं है सर। जब ट्रेडर को ऑलरेडी बोल दे रहे कि सामान मत देना मैडम को। ठीक है, और कभी, हाँ, जब गुड्स लग्जरीज है, नेसेसरीज नहीं। अब वाइफ जाके 2 लाख का 3 लाख का नेकलेस ले ले, हस्बैंड इज नॉट लायबल सर। ठीक है ना, साथ में अगर वाइफ किसी लॉ के अंदर फॉरबिडन है, अगर फॉरबिडन है कॉन्ट्रैक्ट करने से उस केस में, तो वहां पर हस्बैंड इज नॉट लायबल। फॉरबिडन मतलब रोका गया है। ठीक है, 5 केस में वाइफ लायबल नहीं, हस्बैंड लायबल नहीं है। पहला, फर्स्ट, भाई मैरिज पे बात करेंगे, कह रहे कितने बुरे हो आप, अरे को भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, बाबू सोना सब निकलेगा बेटा नवंबर में, टेंशन मत ले, अभी पढ़ाई कर। वाइफ फॉरबिडन, पैसा दिया गया है, अर्निंग कैपेसिटी में, पहले ही हस्बैंड को मना कर दिया, और पहले ही हस्बैंड ने मना कर दिया ट्रेडर को। और तीसरा है गुड्स अगर नेसेसरीज नहीं है तब। अच्छा, ये तो तब है बेटा जब ये साथ साथ रह रहे हैं, अगर ये अलग अलग रहते हैं तब, अगर जस्टिफाइड रीजन से अलग रहते हैं, भाई आपका वाइफ गांव में है और हस्बैंड जॉब कर रहा है कहीं पे, ट्रांसफर हो गया, अलग अलग रह रहे हैं, तो हस्बैंड इज लायबल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अनजस्टिफाइड रीजन है, अनजस्टिफाइड रीजन, अब वो मलाइका अरोड़ा को देख लो, अब वो मैं कह रहा हूं डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है ना, अब मलाइका अरोड़ा अलग हो गई अरबाज खान से, और अरबाज खान तो क्या नेसेसरीज देगा, बेटा कर खिलाएगा, सवाल ही नहीं बनता। रीजन कैसा है, अनजस्टिफाइड रीजन है, तो अरबाज खान इज नॉट लायबल इन दैट केस। ठीक है ना, अरबाज खान इज नॉट लायबल। ठीक है, चलिए, अब एजेंट के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटी क्या है सर, फटाफट से देखिए। एजेंट के राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटी क्या है। ठीक है, पहला है राइट्स ऑफ एजेंट, देखें प्लीज। ठीक है, राइट्स ऑफ एजेंट, एजेंट के पास क्या राइट है, एजेंट रेम्यूनरेशन। अब देखो फालतू बकवास मत करो, ठीक है, अभी फटाफट से कम निपटाते हैं इसको, ब्रेक दूंगा 5-10 मिनट का मस्त एकदम, उसके बाद अपन एकदम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल, सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, फटाफट से देखें आप, कितनी मिलेगी रेम्यूनरेशन, जितनी बताई गई उतनी, अगर नहीं बताई गई, अगर नहीं बताई गई रेम्यूनरेशन, तो जितनी रीजनेबल रेम्यूनरेशन उस ट्रेड में, उस बिजनेस में मिलती है, उतनी रेम्यूनरेशन। ठीक है,
हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टाफ है सर, वो बैठ के काम कर रहा है, मैंने उसकी सैलरी वैलरी दी नहीं 3 महीने से। अगर एजेंट को पैसा नहीं मिला उसका, तो एजेंट पहली बात तो आपके गुड्स और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको अपने पास होल्ड कर सकता है। मैं बोलूंगा जरा दिखाना कितना क्या है बुक्स वगैरह में, कह रहा नहीं दिखाएंगे सर, पैसे दो आप हमारे, पैसे दो आप हमारे। तो सर उसके पास राइट है पैसे को रोकने का, उसके पास राइट है आपके गुड्स और बुक्स को रोकने का। वो 3 चीजें रोक सकता है, एक तो पैसा, दूसरा गुड्स, तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कब? जब उसका पैसा नहीं मिलेगा। कौन सा पैसा नहीं मिलेगा? आप उसकी रेम्युनरेशन नहीं दोगे, अगर उसने कोई खर्चे कर दिए तो आप उसे रिइंबर्स नहीं करोगे, अगर उसने सप्लायर को एडवांस दिए तो आप उसके पैसे नहीं दोगे। अगर आप ऐसा करते हो, उसके पास पैसा रोकने का भी राइट है, उसके पास गुड्स और बुक्स को भी रोकने का भी राइट है। अगर आप गुड्स और बुक्स की बात करें, गुड्स और बुक्स आप रोक सकते हैं, उसे बोलेंगे ध्यान रखना है मेरी बात, राइट ऑफ लीन। अगर रेम्युनरेशन नहीं दी तब, एक्सपेंसेस नहीं दी तब, एडवांसेस दिए उसने, आपने उसे रिइंबर्स नहीं किया तब, और पैसा रोकने का राइट आप उसे बोलेंगे राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन। ठीक है ना? और साथ में ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें आप कि बेसिकली कोई भी लॉस अगर होता है एजेंट को बिजनेस करते हुए, कोई भी लॉस होता है, तो जो भी लॉफुल एक्ट किए हैं एजेंट ने, जो भी लॉफुल एक्ट किए हैं सर, उसके लिए कंपेंसेशन डिमांड करने का राइट है एजेंट के पास। और अगर मैं कह रहा हूं ये एक्ट, ये ड्यू टू थर्ड पार्टी भी कोई लॉस हुआ आपको, तो भी आप डिमांड कर सकते हैं इस 4th पॉइंट के अंदर। और अगर प्रिंसिपल की गलती के कारण, प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट के कारण कोई लॉस हुआ, तो उसके लिए भी कंपेंसेशन लेने का राइट है उसके पास। अरे वो कई 1-2 बार क्या हुआ कि जब फेस टू फेस, अभी तो खैर सब कुछ ऐसे ही है, पोस्टर वोस्टर लगा दिए दीवारों में, तो पुलिस का नोटिस आ गया मेरे मैनेजर के नाम, और इसको बैठाए रखा सुबह शाम तक थाने में, पैसे वैसे लिए, फिर छोड़ा उसको। तो बेचारे के साथ जो भी हुआ यार, तो मैं ही कंपेंसेट करूंगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर रात को उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम रेस्टोरेंट में चल, क्या खाएगा ये बता। खुश हो गया वो, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताओ, मैं पढ़ाऊंगा या थाने में जाके बैठूंगा? ठीक है, तो अगर लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो फिर प्रिंसिपल उसे बियर करेगा, ध्यान रखिए। अगेन एजेंसी में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, लिख लो कहीं पे, फटाफट से लिखो कैपिटल लेटर में, लिखो कैपिटल लेटर में, एजेंसी प्रोवाइड्स एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एजेंसी प्रोवाइड्स एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एजेंसी प्रोवाइड्स एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब बताओ एजेंट की ड्यूटीज क्या है, एजेंट की ड्यूटीज क्या है, फटाफट से देखिए, एजेंट की ड्यूटीज क्या है। एजेंट की ड्यूटी है वो बिजनेस करेगा प्रिंसिपल का। कैसे? प्रिंसिपल ने जैसे बताया है वैसे, और अगर प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं बताया तो एज पर कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ने जैसे बताया है वैसे, और अगर नहीं बताया तो एज पर कस्टम ऑफ ट्रेड। दूसरा क्या है सर? उसके बाद स्किल्स होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। स्किल्स नहीं है ना सर, लॉस हुआ तो वो लायबल होगा। प्लीज कंफर्म करें। चलिए, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए 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 फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो जब भी प्रिंसिपल आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड करेगा, अब ऐसा नहीं मैं अपने ऑफिस पहुंच गया तो वो स्टाफ खड़ा हुआ है, सर बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं जब उनसे बोलूंगा हिसाब किताब दिखाओ, दिखाना पड़ेगा हिसाब किताब। ठीक है ना? जब आपसे प्रिंसिपल डिमांड करेगा तब जो भी पैसा बिजनेस में आया वो पैसा आप प्रिंसिपल को देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? जो भी पैसा बिजनेस में आया वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। साथ में सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप, ये बात को हमने केस स्टडी बेस्ड एमसी के अंदर भी डिस्कस किया था कि सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बुक बनती 200 रुपए में, एग्जांपल दे रहा हूं, 200 रुपए की बुक है, मेरा स्टाफ चला गया प्रिंटर के पास, बहुत महंगी बुक है, सर कह रहे हैं बहुत रेट लगा रहे हो। कहता है यार 2 साल से तो इतनी में बन रही है। कह रहा है नहीं नहीं, 180 रुपए लगाओ वरना आपको नहीं मिलेगा इस बार बुक का कॉन्ट्रैक्ट। कहता है यार वैसे ही काम डाउन है, चलो 180 में। हमारे से बिल जा रहा है 200 रुपए आ रहा है, और पेमेंट कर रहे हैं 200 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से, और वहां से जो वो बेचारा कर रहा है 180 रुपए में, 20 रुपए क्या कमा रहा है? सीक्रेट प्रॉफिट।
पहली बात तो कमाना नहीं है, और अगर कमाए तो वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ठीक है। अगला है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। एजेंट पर्सनली लायबल है कुछ केसेस में। पहला पहला अथॉरिटी को एक्सीड, सुनते हैं ना, अथॉरिटी को एक्सीड करेगा, अथॉरिटी को एक्सीड करेगा तो उस केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा, ध्यान रखिए। अगर आपका प्रिंसिपल फॉरेन प्रिंसिपल है, विदेश में रहता है, तो लोग यहां से वहां थोड़ी जाएंगे यार पैसा मांगने के लिए, सैलरी मांगने के लिए, तो एजेंट लायबल होगा। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, ये क्या होता है सर? कई बार क्या होता है कि आप बताते नहीं आपको कोई प्रिंसिपल भी है। मेरा स्टाफ इसमें बड़ा जबरदस्त है, वैसे मैं खुद भी उनको कई बार बोलता हूं। वो जहां जाते हैं वो कहते हैं अरे मैं ही सब कुछ हूं, कोई प्रिंसिपल नहीं, मैं ही प्रिंसिपल, मैं ही सब कुछ। अरे प्रिंसिपल का नाम तो छुपाया छुपाया, ये बात भी छुपाई कि प्रिंसिपल भी है, तो प्रिंसिपल को आप क्या बोलेंगे? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अच्छा, होता क्या है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के केस में, सुनना मेरी बात ध्यान से, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के केस में वो जो थर्ड पार्टी है वो एक्शन तो एजेंट के अगेंस्ट लेगी। अच्छा, कल को पता चल गया प्रिंसिपल भी है, स्टाफ गया कहता है मैं ही सब कुछ हूं, कल को पता चला इसका प्रिंसिपल तो अंकित ओबरॉय है, तो वो थर्ड पार्टी मेरे अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है और वो एक्शन ले सकता है एजेंट के अगेंस्ट भी, दोनों अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अच्छा, ये भी कह सकता है थर्ड पार्टी, अच्छा आप प्रिंसिपल हो, हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता होता कि आप प्रिंसिपल हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते। तो ये डिनाई तक कर सकता है थर्ड पार्टी कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, आप अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल थे, मेरे को पता क्या आपके बारे में। और तीसरी बात, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, प्रिंसिपल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी के पास पूरे के पूरे राइट रहेंगे, ध्यान रखना, पूरे के पूरे राइट्स रहेंगे। तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में आप सिर्फ नाम नहीं छुपा रहे हो बल्कि ये बात भी छुपा रहे हो कि प्रिंसिपल है भी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? एजेंट पर्सनली लायबल होगा। अगर थर्ड पार्टी को पता चल गया तो थर्ड पार्टी दोनों अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है ना। साथ में थर्ड पार्टी को भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, और थर्ड पार्टी को पता चला ये प्रिंसिपल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है, उसके पास ये भी राइट है, ध्यान रखिए। तो बेसिकली एजेंट लायबल कब होगा? पर्सनली। एजेंट लायबल होगा, अभी तक 3-4 बातें मैंने आपको बताई, अगर आप देखें फटाफट से। पहला फॉरेन प्रिंसिपल, अगर अथॉरिटी एक्सीड करेगा तब अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अच्छा, कई बार प्रिंसिपल के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, बचपन में आपने पढ़ा होगा, कौन से लोग? फॉरेन डिप्लोमेट, एम्बेसडर, ये सब कुछ, इनके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए वहां पे लायबल कौन होगा? एजेंट खुद। और अगर एजेंट खुद कहता है कि मैं लायबल होऊंगा तो एजेंट ही लायबल होगा सर। नेगोशिएबल के अंदर आप ये पॉइंट पढ़ेंगे, मिलता जुलता है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के जैसे। अगर एजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में खुद साइन करता है, होता क्या है, मैंने किसी को अटॉर्नी बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, अटॉर्नी मतलब एजेंट होता है, तो हमेशा लिखेगा, अपना साइन करेगा, नीचे लिखेगा ऑन बिहाफ ऑफ अंकित ओबरॉय। लेकिन अगर उसने वो लिखना भूल गया ऑन बिहाफ ऑफ अंकित ओबरॉय, तो ध्यान रखिए वो पर्सनली लायबल होगा, अगर चेक डिसऑनर होता है तब। और एजेंट कब लायबल होगा? अगर एजेंट ने फ्रॉड किया है पावर के बियॉन्ड जाके। अच्छा, विद इन द पावर भी अगर फ्रॉड करेगा तब प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल, हाँ एजेंट जरूर उसके लिए, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। देखो लिखा है फ्रॉड करेगा विद इन द पावर्स तो प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल। ऊपर वाला पॉइंट आपको पहले ही पढ़ा दिया है मैंने कि अगर सेपरेट कर सकते हैं तो प्रिंसिपल लायबल होगा विद इन के लिए और एजेंट लायबल होगा उसके लिए। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो उस केस में एजेंट सबके लिए लायबल होगा। तो प्रिंसिपल कब लायबल होगा? 2 केस मैंने आपको बताया। दूसरा, थोड़ा सा स्लो में लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या है कि एजेंट और पर्सनली लायबल कब होगा? कस्टमर रिसीव ऑफ ट्रेड, और ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, एजेंसी का बलोज इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये 8-9 केस हैं जब एजेंट पर्सनली लायबल होगा। फटाफट से लिखो आंसर, बताओ कौन कौन से केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा। मैं अब नहीं बोल रहा हूं, पढ़ा दिया आपको, आपको आंसर लिखना फटाफट से, मेरे को पूरे 8-9 पॉइंट मिल जाएंगे तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और कब लायबल होगा भाई? प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है। मैंने आपसे कहा कि जैसे उसको पता चलेगा कि भाई प्रिंसिपल भी है, वो एक्शन ले सकता है दोनों के अगेंस्ट, ठीक है, साथ में बिल्कुल। थर्ड पार्टी ने अगर कोई भी नोटिस दिया एजेंट को, तो आप मानेंगे वो नोटिस उसने प्रिंसिपल को दिया है, सेपरेट नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो लड़का दुकान में बैठा था करोल बाग में, डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया, बेटा पापा को बता देना, मैं कल आऊंगा पैसे लेने के लिए। उसने पापा को नहीं बताया, तो उसमें उसकी गलती नहीं, थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी एजेंट को और कुछ भी बताएगा तो आप मानेंगे वो उसने नोटिस प्रिंसिपल को दिया है, सेपरेट नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब कभी भी एजेंट पर्सनली लायबल होगा थर्ड पार्टी के पास, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमेशा ऑप्शन रहेगा या तो प्रिंसिपल या तो एजेंट या फिर दोनों। इतना क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब एजेंट? एजेंट का एजेंट जनरली अपॉइंट नहीं कर सकते आप, जनरली अपॉइंट नहीं कर सकते आप, ध्यान, सब एजेंट को, लेकिन अपॉइंट कर पाएंगे कुछ केसेस में। कब कर पाएंगे अपॉइंट? सब एजेंट को अपॉइंट कब कर पाएंगे आप? सब एजेंट 5 केस में अपॉइंट हो सकता है। जब प्रिंसिपल ने खुद राइट दिया हो, जब खुद राइट दिया हो अपॉइंट करने का, तब। दूसरा, आपने अपॉइंट किया, प्रिंसिपल को पता चला, उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, एस्टॉपिल, एस्टॉपिल। तीसरा, कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड, जिस जगह पे अपॉइंट किया गया वहां पे पहले से कस्टम था। चौथा, इमरजेंसी, सिचुएशन अर्जेंट थी, आपने किसी और को अपने नीचे अपॉइंट कर दिया। पांचवा, नेचर ऑफ वर्क। इसे नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या है? मैंने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से बोला एक ज़मीन खरीदनी है, बताओ कितने की है? तो प्रॉपर्टी ब्रोकर ने कहा सर मिनरल्स हैं उसके नीचे। मैंने कहा हाँ देखो क्या करना है। उसने ना एक वैल्यूअर को अपॉइंट कर लिया, प्रॉपर्टी ब्रोकर ने, कि भाई तू वैल्यूएशन कर इसका और मुझे बता। अब प्रॉपर्टी ब्रोकर मेरा एजेंट ज़मीन खरीदने के लिए, और उसके नीचे वैल्यूअर अपॉइंट हुआ। वैल्यूअर क्या कहलाएगा? सब एजेंट। मैं प्रिंसिपल, प्रॉपर्टी ब्रोकर एजेंट, और वैल्यूअर क्या है? सब एजेंट। तो यहां पर रिलेशनशिप बनेगा और यहां पे अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। अगर अपॉइंटमेंट वैलिड है तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल लायबल होगा सब एजेंट के एक्ट के लिए, और अगर नहीं है तो प्रिंसिपल लायबल उस केस में नहीं होगा, विल नॉट बी लायबल, ठीक है ना। और बेसिकली कब अपॉइंट हो सकता है? कस्टमर यूसेज ऑफ ट्रेड, नेचर ऑफ वर्क, एस्टॉपेल, इमरजेंसी, और प्रिंसिपल खुद परमिट करेगा तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी कहा था नवंबर 19 में। जरा दोबारा देखें आप इस क्वेश्चन पे। ये मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूं फटाफट से, ये ध्यान रखना आप। ये इसने मेरे को लोन दिया 5 लाख रुपए का, फटाफट से देखते हुए चलो भाई। मेरे को रीपे करना था, मैं रीपे नहीं कर पाया, पैसा था नहीं मेरे पास। मैंने इससे कहा आप मेरी एक जमीन बिकवा दो, आप मेरी एक जमीन बिकवा दो। वो कहता है मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा आपको 2 चीजें मिलेंगी। पहली बात तो यहां बनेगी एजेंसी। फटाफट से बताएं, इस एजेंसी में, जमीन बेचने वाली एजेंसी में एजेंट कौन होगा? बी। और प्रिंसिपल कौन होगा? ए, ठीक है ना। अब यहां पे पता है बी को 2 चीजें मिलने वाली हैं एजेंट को। इसके 2 तरह के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एक तो इसे वो कहता है भाई मैं आपको ना 2% कमीशन दूंगा, जो सबको मिलती है जमीन बेचने की, ठीक है सर। तो इसे तो मिला 2% कमीशन। और दूसरा इसका कहता है कि जमीन अगर 1 करोड़ की बिकती है, जमीन अगर 1 करोड़ की बिकती है बेटा, तो ध्यान रख कि 5 लाख रुपए अपने लोन के रख लियो, बाकी 95 लाख कमीशन काट के मुझे दे देना। कहता है ठीक है। तो इसको 2 चीजें मिल गई, 2% कमीशन, और दूसरा मिल गया इसको रीपेमेंट ऑफ लोन। इसको दूसरा मिल गया रीपेमेंट ऑफ लोन। बेटा ये कहलाएगा, ध्यान रखें आप, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो सबको मिलता है, हर एजेंट को। ये कहलाएगा स्पेशल इंटरेस्ट। कोई भी पर्सन जो जमीन बेचेगा उसे कमीशन तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यहां पे बात करें, उसे कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, वो है रीपेमेंट ऑफ लोन। जिस किसी भी एजेंसी में स्पेशल इंटरेस्ट जुड़ा होगा, बेटा ध्यान रखना, उसे बोलते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, वो एजेंसी जहां पे ऑर्डिनरी रेमुनरेशन के अलावा, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट के अलावा कुछ और भी मिलेगा, उसे आप क्या बोलेंगे? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका, ये एजेंसी होती है इररिवोकेबल।
इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, आई एम टेलिंग यू, इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड एट ऑल। जब तक इसका लोन स्पेशल इंटरेस्ट इसको नहीं मिल जाता तब तक एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती। डेथ भले ही हो जाए पार्टीज की तब भी एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती, तब भी एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती, भले ही डेथ हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, एजेंसी कैंसिल नहीं हो पाएगी उस केस में। ये एजेंसी जो है ये एजेंसी इररिवोकेबल एजेंसी है। इतना क्लियर है? बस मैं ब्रेक दे रहा हूं, बस आखिरी पॉइंट है यार, ठीक है। देखो फटाफट से क्या लिखा है, एजेंसी जहां पे रेम्युनरेशन के अलावा कुछ और मिलेगा, एजेंसी का इंटरेस्ट है, ध्यान रखें ये टर्मिनेट नहीं हो सकती इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हुए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज? अफेक्ट करना, नेगेटिवली अफेक्ट करना, ठीक है। और भले ही डेथ हो या इंसॉल्वेंट हो तब भी एजेंसी खत्म नहीं होगी। ये इररिवोकेबल है अप टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब फटाफट से बताओ, बस 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 ब्रेक दे रहा हूं, बस 2 मिनट रुको आप। देखिए टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करें आप, एजेंसी खत्म कब होगी? प्रिंसिपल कैंसिल कर सकता है, रिवोकेशन बोलेंगे। अगर ड्यू टाइम से पहले करेगा टर्मिनेशन ऑफ, मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन करेगा तो जो लॉस होगा एजेंट को वो कंपेंसेट करेगा प्रिंसिपल। और सर क्या एजेंट एजेंसी कैंसिल नहीं कर सकता? कर सकता है, उसे रिनाउंसिएशन बोलेंगे, ध्यान रखना। अगर प्री मैच्योर रिनाउंसिएशन करेगा तो जो भी लॉस प्रिंसिपल को होगा वो प्रिंसिपल का लॉस कंपेंसेट एजेंट करेगा प्री मैच्योर केस में, चाहे रिनाउंसिएशन हो या रिवोकेशन। आपने 5 साल के लिए एजेंसी बनाई, 5 साल खत्म, एजेंसी खत्म। आपने पर्पस के लिए एजेंसी बनाई, पर्पस खत्म, एजेंसी खत्म। डेथ होती है या इंसैनिटी प्रिंसिपल एजेंट की तो एजेंसी खत्म हो जाएगी, वो वाली छोड़ के। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने फॉर एग्जांपल 10 कार खरीदी और मैंने कहा कि भाई 10 छोड़ो, 1 कार खरीदी, तब पैसा तो है नहीं मेरे पास, 1 कार खरीदी, मैंने कहा यार ऐसा करो कि एक आदमी मैंने रख दिया, मैंने कहा बेटा एक काम कर, उबर चला, ओला चला। अब वो ओला चला रहा है बेटा, अब उस कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म। अब सब्जेक्ट मैटर खत्म तो वहां पे एजेंसी अपने आप खत्म, वो ड्राइवर मेरा एजेंट था, और साथ में अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट होगा तो उस केस में एजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बधाई हो, मुबारकबाद, आपका पहला चैप्टर, सबसे लेंदी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर है निगोशिएबल, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए अगला चैप्टर निगोशिएबल करोगे या इंटरप्रिटेशन या जीसी? सर ने रेंज रोवर लिया, अरे काश। चलो एनआई भी है, जीसी भी करवाऊंगा। एक काम करते हैं ना, सुनो मेरी बात, बढ़िया बात सुनो, एनआई करते हैं फिर जीसी करते हैं, एनआई करते हैं फिर जीसी करते हैं। आईओएस तो कर ही लेंगे यार, उसमें कोई आईओएस तो ऐसे ही है हल्का फुल्का, जीसी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एनआई करते हैं, ब्रेक है आपके लिए 5 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक एंजॉय करो बढ़िया अपना आराम से।